नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट MiG-29 एयरक्राफ्ट की तरफ से है और अभी हम इंडियन नेवी की MiG-29 के फाइटर जेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी के लिए MiG-29 के इंडियन नेवी की मेन नेवल फाइटर जेट है, जिसे आगे चल के हमारी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन अभी इसको मिनिमम 10 साल के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं और इस दौरान इनको INS विक्रांत और विक्रमादित्य से ऑपरेट किया जाएगा। फिलहाल ये MiG-29 UPG की तरह सबसे मॉडर्न मिग सीरीज के एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी मॉडर्न डे वॉरफेयर के लिए इसमें एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव साइड मौजूद है, जो कि इनके ऑफेंसिव पावर को आजकल की वॉरफेयर में काफी हद तक लिमिटेड कर देता है और वो इनमें इस्तेमाल होने वाली प्राइमरी रडार को लेके होने वाली है। अभी इसमें जूक एमी सीरीज के रडार का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मैक्सिमम ट्रैकिंग रेंज 120 किलोमीटर के आसपास और ये 5 मीटर स्क्वायर की टारगेट को लगभग 120 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इस सेगमेंट में ये आजकल के फाइटर जेट का सामना नहीं कर पाएंगे, खास करके अगर हम इनको चाइनीज ऑरिजिन JF-17 के साथ कंपेयर करेंगे और खास करके JF-17 की ब्लॉक 3 वेरिएंट के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ब्लॉक 3 इसको आसानी से आउट परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि उसमें जो रडार मौजूद है उसकी रेंज करीब 180 से 200 किलोमीटर के आसपास होने वाले, जो कि आसानी से इसको ट्रैक कर पाएगा। और इसके साथ PL-15 मिसाइल आसानी से हमारी MiG-29 के अगेंस्ट में पाकिस्तानी JF-17 को VRH को दिला सकता है। अभी के लिए अगर हम MiG-29 में अस्त्र Mark 1 मिसाइल को या आगे चल के Mark 2 जैसे मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, तब इन मिसाइल की ऑप्टिमल रेंज को हासिल करने के लिए इनको एक ताकतवर रडार की जरूरत पड़ने वाली है, जिनकी रेंज मिनिमम 200 किलोमीटर के आसपास होना जरूरी है। इसी वजह से अभी नेवी की तरफ से MiG-29 के फाइटर जेट्स के रडार्स को अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है और इसमें अभी एक इंडिजिनस रडार को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया। उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें भी उत्तम ऐसा रडार की एक अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें एक खास बात ये भी होने वाला है कि जो रडार होने वाला है ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार होने वाली, जो कि काफ़ी कम पावर को कंज्यूम करने के साथ साथ हल्का भी होने वाला है और बेहतर रेंज के साथ साथ बेहतर परफॉर्मेंस को भी प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा इन रडार को मैच करने के लिए और नए इंडियन वेपन्स को MiG-29 में इंटीग्रेट करने के लिए एग्जिस्टिंग रशियन ऑरिजिन मिशन कंप्यूटर्स को बदलने की जरूरत पड़ने वाली है, जिनको आगे चल के एक पावरफुल मेड इन इंडिया मिशन कंप्यूटर से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। और इनको अपग्रेड करने के बाद हमारे जो MiG-29 के फाइटर जेट होने वाले सभी इंडियन ऑरिजिन मॉडर्न वेपन्स को फायर कर पाएंगे। अगला अपडेट आर्टिलरी गन्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी की कुछ नए मॉडर्न आर्टिलरी गन के बारे में बात करने वाला है, जो कि हो सकता है भारत के लिए खतरा बनने वाला है। वैसे पिछले कुछ सालों में इंडियन आर्मी की तरफ से कई तरह के नए नए आर्टिलरी गन्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट किया गया, जिसमें AT-AGS से लेके M777 और K9 बजटी जैसे गन भी शामिल है। और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से और भी नए आर्टिलरी गन्स को अपनी अपनी सर्विस में इंडक्ट करना जारी रखा जा रहा है, जिसमें सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन से लेके माउंटेड आर्टिलरी गन भी शामिल है। और कहा जाए तो अभी इंडियन आर्मी के पास जो आर्टिलरी पावर मौजूद है वो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की आर्टिलरी पावर को आउट परफॉर्म कर सकता है। इसी बीच इस पावर इम्बैलेंस को मैच करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज ऑरिजिन या चाइनीज मेड SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स को एक्वायर किया गया था, जिनकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज चाइनीज क्लेम के मुताबिक 50 से 53 किलोमीटर तक हो सकता है। इनिशियली पाकिस्तान की तरफ से SH-50 गन्स की लगभग 236 यूनिट को खरीदने के लिए 2019 में एक ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें से पहले बैच के अंदर 42 गन्स को पाकिस्तान को 2022 की जनवरी में चाइना की तरफ से डिलीवर किया गया था और इसके बाद दूसरी बैच में करीब 56 गन्स को अप्रैल 2023 में पाकिस्तान को डिलीवर किया गया, जो कि लगभग 5 से 6 रेजिमेंट में डिवाइड करके इस्तेमाल किया सकता है। और अभी पाकिस्तान की तरफ से इन्हीं 5 से 6 रेजिमेंट में से 2 रेजिमेंट को भारत के पंजाब और राजस्थान की बॉर्डर करीब डिप्लॉय करने की बात सामने आई है। और ये भी हमारी AT-AGS की तरह एक 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन है और चाइनीज क्लेम के मुताबिक 53 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकता है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो AT-AGS की स्ट्राइक रेंज से भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि जो 53 किलोमीटर का स्ट्राइक रेंज है ये SH-15 गन्स सिर्फ रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल के साथ ही अचीव कर सकते हैं, जबकि AT-AGS नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से 40 किलोमीटर से लेके 48 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकता है। और सेम स्टैंडर्ड के
एमुनेशन की बात करें तो SH-15 की रेंज बहुत ही कम होने वाली, जो कि 20 से 30 किलोमीटर के आसपास ही सीमित रहने वाला है। तो अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो इन गन्स की मदद से इंडियन आर्मी की आर्टिलरी पावर को आउटमैच कर सकते हैं, तो ये हेड ऑन एंगेजमेंट में पॉसिबल नहीं होने वाला है। लेकिन सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन होने की वजह से ये गन पाकिस्तान को जरूर कुछ हद तक एडवांटेजेस दिलाने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी से रिलेटेड एक नहीं बल्कि दो अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले सबमरीन की बात करते हैं। तो रिसेंटली इंडियन नेवी की तरफ से फाइनली कलवरी क्लास की 3 और वेसल को खरीदने के लिए सहमति जताया गया था और मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से दिए गए प्रपोजल को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था, जिसमें 3 एडिशनल एडवांस स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को खरीदा जाएगा, जिसमें पहले से ही AIP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी पैक को इंस्टॉल करके इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। इसको लेके अभी मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था, जिसमें मझगांव डॉक लिमिटेड का एक कहना है कि उनको उम्मीद है कि डील 2024 में ही फाइनल होने वाली है और अगर इसको 2024 में साइन किया जाता है तो इसमें ऑर्डर किए गए 3 सबमरीन की डिलीवरी इंडियन नेवी को 2031 के आसपास शुरू किया जा सकता है, यानी कि पहली सबमरीन को 2031 में नेवी को डिलीवर किया जाएगा। इसके साथ ही अभी पिछले कुछ दिनों से अरेबियन सी में बढ़ रही पायरेसी अटैक को देखते हुए इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी 3 मेजर वॉरशिप्स को अरेबियन सी रीजन में डिप्लॉय करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें रिसेंटली इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया मॉडर्न डिस्ट्रॉयर INS मुर्मुगांव को भी इंक्लूड किया गया और इसके अलावा इंडियन नेवी की तरफ से 2 और डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता और INS कोची को भी अरेबियन सी में अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके डिप्लॉय किया गया। सैटरडे को गल्फ ऑफ एडन में एक लाइबेरियन वेसल के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक किया गया था, जिसका नाम शायद MV चेम प्लूटो था और उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक किया गया था, जो कि ईरान की बेस्ड हाउती रिवेल की तरफ से करने की बात की गई थी और ऐसा संदेह किया गया था और लगातार सेम रीजन में ऐसे ही हरकत देखने को मिल रही, जिस वजह से इंडियन नेवी की तरफ से अभी अपनी 3 मॉडर्न डिस्ट्रॉयर को सेम रीजन में एंटी पायरेसी मिशन में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया और ये पहली बार है जब इंडियन नेवी की तरफ से भी एक ही बार में अपनी 3 मॉडर्न डिस्ट्रॉयर को अरेबियन सी रीजन में डिप्लॉय किया जा रहा है और साथ ही अभी P-8 एयरक्राफ्ट को भी सेम रीजन में हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की ड्रोन फ्लीट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले इंडियन नेवी की तरफ से इजरायली ओरिजिन हर्मिस 900 ड्रोन को खरीदने के बारे में एक रिपोर्ट को पेश किया गया था, जिसमें ज़्यादा नहीं बल्कि इंडियन नेवी की तरफ से ऐसे 4 हर्मिस 900 सीरीज के ड्रोन को एक्वायर किया गया था। अब हर्मिस 900 भले ही एक इजरायली ओरिजिन UAV है, लेकिन अभी इनको भारत में TOD के साथ बनाया जा रहा है और अदानी डिफेंस के साथ टाई अप करके इजराइल की एलबिट सिस्टम की तरफ से अभी इनको भारत में ही लोकली बनाना स्टार्ट किया चुका है और इनको सिर्फ भारत की मिलिट्री को ऑफर करने के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी ऑफर किया जा रहा है। अभी इन ड्रोन्स में लगभग 60% के आसपास इंडियन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नेवी की तरफ से बात बताया गया कि ये जो ऑर्डर किया गया था, जिसमें 4 हर्मिस 900 सीरीज की UAV को खरीदने का प्लान किया गया था, उसमें से पहली 2 UAV को अगले साल की फरवरी में ही इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा और इनको मेनली सर्वेलेंस, मैरीटाइम पेट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अब हालांकि अभी इनको बस लिमिटेड नंबर में एक्वायर किया गया था, लेकिन जैसे कि इस कैटेगरी की UAV का डिमांड अभी काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चल के भी इनको बड़ी मात्रा में इंडक्ट किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक चौंकाने वाली खबर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको सुनकर काफ़ी सारे लोग हैरान भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल मिराज 2000 फ्लीट को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। अब मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही पसंदीदा और भरोसेमंद एयरक्राफ्ट रहा है, जिसे कारगिल से लेकर बालाकोट तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल किया गया था और मेनली इनको इंडियन एयरफोर्स डीप स्ट्राइक या बॉम्बिंग जैसे मिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। भले ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, लेकिन स्मॉल RCS होने की वजह से और डेल्टा विंग होने की वजह से इनको लो प्रोफाइल या लो फ्लाइंग स्ट्राइक करने के लिए एक सुइटेबल ऑप्शन माना जाता है। अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुल मिलाकर 50 के आसपास मिराज 2000 को एक्वायर किया गया था, जिनको पिछले 30 सालों से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इनका सर्विस रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है और इनको हम 2035 तक ऐसे ऑपरेट करने वाले हैं, जिनको बाद में हम लोग तेजस MK2 से रिप्लेस करने का प्लान बनाए हैं। लेकिन अभी वाला किस वजह से एडिशनल मिराज 2000 को भारत की तरफ से खरीदने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि अभी अगर हम इनको खरीदेंगे तो सेकेंड हैंड कंडीशन में ही खरीदने वाले। तो बात यह कि जब से मिराज 2000 को एक्वायर किया गया था, तब से लेके आज तक कुछ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की वजह से खराब हो चुके और ऊपर से इनकी प्रोडक्शन लाइन बंद होने की वजह से तो इनकी स्पेयर पार्ट को अवेलेबल करने में भी थोड़ी दिक्कत सामने आ रहे हैं। और रिसेंटली ट्रेनिंग के दौरान भी हमारा एक मिराज 2000 की ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था।
यानी कि ट्विन सीटर वेरिएंट क्रैश हो गया था। तो अभी इन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल मिराज 2000 को खरीदने का फैसला किया जा रहा है, जो कि खास करके मिराज 2000 की ट्विन सीटर वेरिएंट होने वाला है। इसके अलावा अभी फ्रांस से मिराज 2000 के कुछ सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट को भी और एयरफ्रेम को भी खरीदने का फैसला किया चुका है, जिनको एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट की स्पेयर पार्ट की डिमांड को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और सेकेंड हैंड मिराज 2000 को भी एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है, जिनको सेम तरीके से स्पेयर पार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।